हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चीन का संविधान और चीन के संविधान की विशेषताओं को पढ़ने के बाद हमने प्रारंभ कर लिया था चीन का साम्यवादी दल कि क्या है चीन का साम्यवादी दल और किस प्रकार से ये शासन व्यवस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस महत्वपूर्ण भूमिका में साम्यवादी दल कैसे हावी हो गया और सरकार की जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में इससे दबी हुई रहती हैं या इसकी अधीनता में ही अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करती हैं। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने शुरू किया था चीन का साम्यवादी दल। उन्हें थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि चीन का साम्यवादी दल, इसका निर्माण 1921 में हुआ था, जिसे मात्र 13 अराजकतावादियों ने ही मिलकर इस दल की स्थापना की थी। और इस दल में 3 मुख्य विचारधाराओं का समावेश है और वो विचारधारा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद। कल मैंने तीनों का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था कि मार्क्सवाद का अर्थ है कि पूंजीपतियों में और श्रमिक वर्ग में कि विश्व में 2 ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति है, दूसरा सर्वहारा वर्ग है, एक शक्ति संपन्न है और एक साधनहीन है। इन दोनों वर्गों में सदैव ही संघर्ष चलता रहता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। दूसरी विचारधारा लेनिन की है, जिसका ये मानना है कि विश्व में 2 नहीं वरन 3 वर्ग हैं और इन वर्गों में संघर्ष नहीं सहयोग है और इस सहयोग से ही ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सहयोग ही हमारे जीवन का आधार है। तीसरी विचारधारा जो माओवादी विचारधारा है, और माओवादी विचारधारा हिंसा का भी प्रयोग करने की बात करती है और डर की बात करती है कि यदि जो चीज हमें चाहिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए यदि हमें डर व्याप्त करना पड़े तो उसे प्राप्त करके हम अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, अपने लक्ष्य को अंजाम दे सकते हैं। और इसके लिए क्यों ना किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष के लोगों पर हमें गन ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। यदि गन को कनपट्टी पे रख देंगे और उस डर से व्यक्ति जो चाहे आप वो कार्य करवा सकते हैं। तो साम्यवादी दल में ये तीनों विचारधाराओं का समावेश है, संघर्ष, सहयोग और डर। इन तीनों के माध्यम से साम्यवादी दल चीन का क्या बना हुआ है, चीन का एक मुख्य कार्यकर्ता बना हुआ है और सरकार के होने के बावजूद भी सारी समस्त कार्यवाहियां साम्यवादी दल की अधीनता में ही कार्य करती है। कल इस दल की विशेषताओं को हमने पढ़ना शुरू किया था कि साम्यवादी दल की विशेषताएं क्या क्या है, तो उसमें से 2 विशेषताएं हमने मुख्य रूप से पढ़ ली थी। आज हम उसकी तीसरी विशेषता को पढ़ रहे हैं और वो विशेषता है भर्ती की जटिल प्रक्रिया। कि साम्यवादी दल की भर्ती इतनी आसानी से नहीं होती। साम्यवादी दल में यदि चीन का कोई व्यक्ति उसमें अपनी भर्ती करवाना चाहता है तो वो भर्ती इतनी आसानी से नहीं होती है। उसकी एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ही उसमें भर्ती होती है और उसके 8 मुख्य नियम है जिसे भर्ती होने से पूर्व प्रत्येक चीनी नागरिक को मानने होते हैं। यदि वो इन 8 नियमों को आसानी से मानता है, उन नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और भर्ती की जटिल प्रक्रिया से वो पास आउट हो जाता है, तभी वो व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य बनने के योग्य होता है। तो क्या लिखा है चीन के संविधान की इस व्यवस्था में, चीन की साम्यवादी दल की संविधान की इस व्यवस्था में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। दलीय कार्यों में जो लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उन लोगों की
सूची बनाई जाती है, सक्रिय भाग लेने वाले लोगों की सूची बनाई जाती है और उन्हीं में से भावी सदस्यों की भर्ती की जाती है। सदस्यों की भर्ती में बहुत ही सावधानी बरती जाती है और सदस्य बनने से पूर्व एक प्रकार से कुछ समय के लिए उम्मीदवार रहता है। सदस्य को अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखी गई इन 8 बातों को मानना अति आवश्यक होता है कि जो भी साम्यवादी दल में सक्रिय भूमिका में कार्य कर रहा है उन लोगों की एक सूची बनाई जाती है जो पहले से ही इस दल में शामिल है। उन लोगों के माध्यम से जो व्यक्ति इस दल के कार्यों में सक्रिय योगदान दे रहा है उन व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है जो मात्र उम्मीदवार है और आने वाले समय में वो भविष्य में भावी साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। तो जब भावी सदस्य बनता है उसके पूर्व ही उनको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में 8 मूल बातें या 8 मूल नियम लिखे होते हैं जिसे उस सदस्य को मानने आवश्यक होते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखी हुई उन 8 बातों को वो मानता है तभी वो साम्यवादी दल की भर्ती उसमें जटिल प्रक्रिया में वो शामिल हो पाता है। कौन कौन सी है ये 8 बातें, उन्हें नंबर से हम पढ़ते हैं। तो पहली बात है कि साम्यवादी दल के स्वरूप और दल निर्माण के विषय में लेनिन और स्टालिन के सिद्धांतों को समझना कि लेनिन और स्टालिन के सिद्धांत क्या है, इस बात को वो पूर्ण रूप से समझता है। उसके दल का स्वरूप, उसका निर्माण उसे पूर्ण रूप से समझना होता है। दूसरी बात है दल का देश में अंतिम उद्देश्य साम्यवाद की स्थापना को समझना कि ये दल क्या चाहता है, सभी जगह साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है और साम्यवाद के लिए आजीवन संघर्ष हेतु ये व्यक्ति निर्णय करेगा। और चौथा दलीय अनुशासन और नेताओं की आज्ञाओं का पालन करना। कि ये जैसे 4 मुख्य बातें पहले पढ़ लेते हैं कि पहली मुख्य बात थी कि लेनिन और स्टालिन के जो नियम हैं उन्हें पूर्ण रूप से उनकी जानकारी हासिल करना। दूसरी बात है कि इस दल का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। इस दल का मुख्य उद्देश्य है कि ये साम्यवाद को फैलाना चाहता है और इसीलिए तीसरा इसका जो उद्देश्य है कि जो व्यक्ति साम्यवादी दल को ज्वाइन कर लेता है वो जीवन भर आजीवन ये निश्चय करके रखे कि उसे साम्यवाद के लिए संघर्ष करना है। और चौथी मुख्य बात कि जो भी दल के ऊपरी सदस्य हैं उन दल के उन सदस्यों का जो नियम है, कठोर अनुशासन है या आज्ञा है, उसको निम्न व्यक्ति पद सोपान जो है उसके अनुसार उनके आदेशों का वो पूर्ण पालन करेगा और उन कार्यों को पूरी निष्ठा से अपनाएगा। 5वीं बात है सर्वसाधारण के सामान्य हितों को निजी स्वार्थों से नीचे रखना कि जो भी सर्वसाधारण के जो सामान्य हित है या उनके निजी स्वार्थ हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, वो सबसे नीचे रखे जाएंगे। 6ठी बात है आत्म आलोचना और आलोचना द्वारा अपनी कमियों का निरीक्षण कर उन्हें दूर करना। अगली है सर्वसाधारण जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना, उनके मत को चुनना, उनके मत को सुनना तथा उनके दलीय नीतियों से उन्हें परिचित कराना। और अंतिम बात है मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवाद के का गूढ़ अध्ययन करना। ये जो विचारधाराएं हैं इनका गूढ़ अध्ययन करना। तो 5वीं बात है कि जो सर्वसाधारण की निजी स्वार्थ है उन सभी स्वार्थों को सबसे नीचे दबा देना, सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित होगा या साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होगा। उसके निजी हित यहाँ पर कुछ भी कार्य करने योग्य नहीं है। अगली बात 6ठी बात है कि आत्म आलोचना करना कि स्वयं अपनी
बुराइयों को, कमियों को देखना और फिर उनका निरीक्षण करके उन कमियों को दूर करना। सातवीं बात की यदि हम बात करते हैं तो सातवीं बात की इसका अर्थ है कि जो भी सर्वसाधारण चीन की जनता है, उस सर्वसाधारण जनता का सच्चे दिल से उनकी सेवा करना, जीवन पर्यंत उनकी सेवा करना और साम्यवाद के जो कठोर अनुशासन है उसे मानना। और अंतिम बात है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद जो तीनों विचारधाराएं इस साम्यवादी दल की मुख्य आधार हैं, उन आधारों को मुख्य रूप से समझना, उसका गूढ़ अध्ययन करना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो इन 8 बातों को मानने के बाद ही वह व्यक्ति साम्यवादी दल की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाता है और उसके बाद उसकी नियुक्ति जिस भी दल में होती है, स्थान पे होती है, या जो भी वो चाहते हैं साम्यवादी दल, वैसा उसका आगे की प्रक्रिया वह बताते हैं। चौथी साम्यवादी दल की विशेषता है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद का गूढ़ अध्ययन करना। ये विचारधाराएं केवल इतनी सी बातों में, जिसको हम अभी शब्दों में बयां कर रहे हैं या कुछ पंक्तियों में बयां कर रहे हैं, ये सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये विचारधाराएं बहुत ही गहन, बहुत ही जटिल और बहुत ही गहराई तक जीवन में जाने वाली विचारधाराएं हैं। तो अगली जो इनकी प्रक्रिया होती है, विशेषता यही है कि इन तीनों विचारधाराओं का गूढ़ अध्ययन करके ही वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कि ये सदस्यता की शर्तें हैं कि उसे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। व्यक्ति को भर्ती प्रशिक्षण के बाद उसके आचरण पर कड़ी दृष्टि रखी जाती है और उसकी योग्यता के अनुसार उसे पदोन्नति भी दी जाती है। यह साम्यवादी दल इन तीनों विचारधाराओं का गहन अध्ययन तो करवाता ही है, साथ ही साथ यह साम्यवादी दल काफी बड़ा है, किंतु फिर भी चीन की जनसंख्या का ये अल्पांश ही है। हमें ज्ञात है कि चीन की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी ये साम्यवादी दल काफी बड़ा है, लेकिन चीन की जनसंख्या के मुकाबले में ये मात्र उसका अल्पांश है, ऐसा विदित होता है। क्यों? क्योंकि चीन का साम्यवादी दल संख्या में नहीं, गुणवत्ता में विश्वास करता है और गुणवत्ता की वजह से ही इसकी संख्या काफी कम की हुई है। कि जितने भी साम्यवादी दल के लोग कार्यकर्ता के रूप में वहां कार्य करें, उनमें साम्यवादी विचारधाराओं का इतना अधिक प्रभाव हो, इतना गूढ़ अध्ययन उन्होंने किया हुआ हो कि हर बात उन्हें मिनटों में और सेकंडों में समझ आती है। अगली विशेषता है मजदूरों और किसानों को प्रमुख स्थान। कि चीन के साम्यवादी दल में, जैसा हमने कल पढ़ा था कि चीन के साम्यवादी दल में मुख्य जो सदस्य हैं वो अमीर व्यक्ति नहीं है। किसान, मजदूर, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय लोग, टेक्नीशियन या जो नीचे निम्न पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वही सब साम्यवादी ट्रेड यूनियन के सदस्य जो हैं, या निम्न कर्मचारियों की हम बात करते हैं तो वो सभी साम्यवादी दल में शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें छात्रों का भी विशेष योगदान है, वहाँ के साम्यवादी दल को भरपूर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर मजदूरों और किसानों को प्रमुख स्थान दिया जाता है कि साम्यवादी दल मुख्य रूप से क्या बना रहे, एक शक्तिशाली दल बना रहे, जो वहाँ के अन्नदाता हैं, किसान, जो वहाँ के मजदूर हैं, जिन्होंने इस पार्टी की सामाजिक संरचना को बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित किया है, ये सभी
नागरिक साम्यवादी दल के सदस्य बन सकते हैं। पार्टी के सदस्यों में से केवल 5% ही योग्य और तकनीशियन या उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। उनमें से भी 50% संख्या तो अशिक्षित और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नागरिकों की है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नागरिक और अशिक्षित नागरिकों का यहाँ पर विशेष योगदान है और इसी योगदान की वजह से वो यहाँ पर मुख्य स्थान उनको दिया जाता है। अगला है कड़ा अनुशासन व आज्ञा पालन। चीन के संविधान में जो साम्यवादी संविधान की बात हो रही है कि चीन के साम्यवादी दल का एक अपना अलग ही संविधान है और उसी के अनुरूप वो कार्य भी करता है। तो चीन की जो संविधान की व्यवस्था है उसमें कड़ा अनुशासन है और आज्ञा पालन की जो बात है वो भी वहाँ पर विशिष्ट रूप से अपनाई गई है। तो ये आज्ञा पालन जो है साम्यवादी दल की, वो इस साम्यवादी दल में इतना कठोर अनुशासन होता है कि जो पार्टी के सदस्य हैं वो यदि बिना शर्त के पार्टी के नियमों का पालन करेंगे तभी वो इस साम्यवादी दल में रह सकते हैं, अन्यथा उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो कड़ा अनुशासन की यदि हम बात करते हैं तो दल के संविधान के अनुसार सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वे बिना शर्त पार्टी के नियमों का पालन करेंगे। कि कड़ा अनुशासन होना आवश्यक है। हमारे जीवन में यदि अनुशासन न हो तो हम एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जिस अनुशासन की साम्यवादी दल में, जिस आज्ञा की साम्यवादी दल में उम्मीद की जाती है वो यह है कि जो भी सदस्य हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वो बिना शर्त के इसमें साम्यवादी दल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। कोई इफ एंड बट वहाँ पर नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की आज्ञा को जो दल से संबंधित है उस दल की आज्ञा को वो इग्नोर नहीं कर सकते, उसको मानने के लिए वो बाध्य है कि जो आपको कहा गया है उसे आपको मानना ही होगा। तभी वहाँ पर अनुशासन बना रहता है और इस कड़े अनुशासन या आज्ञा पालन को ही साम्यवादी दल का मुख्य आधार बनाया गया है।